जय हिंद दोस्तों, आप सबकी भारी डिमांड पर आज हम पर्यावरण विषय को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इसकी पहली वीडियो है। आप सब यदि अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए पर्यावरण विषय को इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आप इसमें 30 नंबर का जो पर्यावरण विषय पूछा जाता है आप 30 में से 30 नंबर ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद हम सीधे क्लास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो पर्यावरण विषय इसको इंग्लिश में एनवायरमेंटल स्टडी के नाम से जाना जाता है। एक खुशखबरी आपके लिए दे दूं कि जो पर्यावरण विषय है इसकी मैं आपके लिए जो कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ है चैप्टर वाइज मैं टेलीग्राम पर आपके लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूंगा। ठीक है, नोट्स के आपसे 1 रुपये भी नहीं लूंगा। तो जो आपके लिए यहाँ पे नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ इनकी ही पीडीएफ यानी कि आपके लिए नोट्स पर्यावरण विषय के अब बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या मिलने वाला है मैं थोड़ा सा बता दूं, इसके बाद सीधा हम आगे बढ़ते हैं चूंकि पहली वीडियो है। देखिए दोस्तों, हम पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। की पॉइंट के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत अच्छे से विस्तृत समझाऊंगा ताकि परीक्षा में आपका प्रश्न बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद परीक्षा जो हमारी वीडियो इसके अंत में हम जो भी कुछ पढ़ा है इन सब से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, अभ्यास प्रश्नों को वीडियो के अंत में हम जरूर सॉल्व करेंगे। चूंकि काफी बच्चों ने कहा था सर प्रत्येक वीडियो के अंत में कुछ एमसीक्यूज प्रश्नों को भी जरूर सॉल्व कराइए। तो चलिए आज की पहली वीडियो है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिल पाए। चलिए अध्याय 1। देखिए यूनिट इसमें लगभग 8-10 यूनिट हैं, चूंकि चैप्टर ज्यादा है, 27-28 चैप्टर हैं और यूनिट 8-10 हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट है हमारा परिवार और हमारे मित्र। सीधे हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो भी काम की इंफॉर्मेशन रहेगी वो बीच बीच में मैं आपके लिए बताता रहूंगा। कुछ अन्य विषय में वो पहले पढ़ा चुका हूं, उन सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। पहली यूनिट का नाम है हमारा परिवार हमारे मित्र। इसका पहला अध्याय है हमारा अध्याय पहला, इसका नाम है परिवार और समाज में सहसंबंध। ठीक है दोस्तों, देख लिया हमने अध्याय का नाम। अब चूंकि इस अध्याय से परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे तो इस अध्याय को पहले हम अच्छे से थ्योरी इसकी समझते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में जितना भी हम पढ़ पाएंगे इस अध्याय को उसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अब आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस कवरेज की बात करें। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यानी कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले परिवार के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा परिवार के कार्य विशेषताएं और वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा परिवार और समाज में सहसंबंध के बारे में पढ़ेंगे, चौथा इसके आगे पढ़ेंगे परिवार के सदस्यों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हमारे मित्र। ये पूरा सिलेबस कवरेज यानी कि आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट संक्षिप्त में कि इस अध्याय में हम आकर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हो सकता है मैं आपके लिए थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँ और वीडियो लंबी हो तो कोई बात नहीं, चूंकि परीक्षा नज़दीक है। आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने कहा है सर वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा रखिए। देखिए हम लंबी वीडियो रखने का एक रीज़न ये भी है ताकि आपका सिलेबस समय पर कंप्लीट हो सके। अब चूंकि परिवार और समाज में सहसंबंध के बारे में पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट पर आ जाइए और ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जो है एक कैसा प्राणी, एक सामाजिक प्राणी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो होता है वो एक समाज में रहना पसंद करता है, इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट में समझाऊंगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, वीडियो के अंत में बताऊंगा कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछते हैं। ठीक है, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए परिवार उसकी प्रथम इकाई होती है। जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, पूछा जाए कि उसकी प्रथम इकाई क्या है, प्रथम इकाई मनुष्य की परिवार होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक मैकआइवर महोदय हैं, मोस्ट आईएमपी, इस पर टिक कर लीजिए, याद रख लीजिए मैकआइवर। नाम याद रखेंगे तो परीक्षा में प्रश्न भी आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए मैकआइवर जो महोदय हैं इन्होंने क्या कहा है परिवार के विषय में। इन्होंने कहा है कि परिवार की महत्ता इतनी महत्वपूर्ण है, यानी परिवार की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति परिवार के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम यानी कि मेहनत करता रहता है। मैकआइवर महोदय हैं, इन्होंने परिवार को लेकर कहा है कि परिवार की जो महत्ता है यानी कि इम्पोर्टेंस वो इतनी अधिक है कि एक जो व्यक्ति है वो जीवन पर्यंत सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए परिश्रम करता रहता है। आपने भी देखा होगा आपके परिवार में जो मुखिया है वो अभी तक भी यानी कि जीवन पर्यंत तक अपने परिवार के लिए परिश्रम करता है। ऐसा किसने कहा? मैकआइवर ने कहा। एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने कही है? मैकआइवर जी ने कही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसकी मैं पीडीएफ नोट्स की
कहाँ पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं कर पाता जिससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर सभी बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। अब परिवार के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, चूँकि आज मैं इसकी पहले स्कैन नहीं कर पाया हूँ, तो जो आज की PDF है वो आपको इसी प्रकार से मिलेगी। बाकी आपको जो अन्य चैप्टर की PDF है वो आपके लिए और क्लियर मिल जाएंगी। ठीक है। परिवार, परिवार किसे कहते हैं? परिवार जो शब्द है वो जो फैमिली शब्द है, ठीक है, इंग्लिश का जो फैमिली शब्द है आपने देखा होगा, आप कहते होंगे फैमिली 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 फैमिली, ठीक है। तो फैमिली का ही हिंदी रूपांतरण है, आप सबको पता होगा। कुछ लोग बोलते होंगे सब हमारी फैमिली ऐसी है, तो आप बोलते हो इंग्लिश मत झाड़िए, यानी कि समझाने का आपका मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। यानी कि जो फैमिली परिवार जो शब्द है वो फैमिली का ही हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। परिवार का है फैमिली दोनों बात एक ही। अच्छा, फैमिली की बात करें, जो फैमिली शब्द है इंग्लिश का, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द कौन सा? लैटिन शब्द एक फैमुलस होता है, इससे फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई। परीक्षा में पूछा जाए कि जो इंग्लिश का फैमिली शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे लैटिन शब्द फैमुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिसमें देखिए, जिसमें किस किस को फैमिली में शामिल किया गया है लैटिन शब्द फैमुलस में, फैमिली में इसमें कहा गया है माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। जो फैमुलस लैटिन शब्द है जिसको हमने कहा है फैमिली, जिसकी उत्पत्ति हुई है फैमुलस से, इसमें कहा है कि माता पिता और बच्चे ही एक परिवार या फैमिली में शामिल होते हैं। कौन कौन? माता पिता और बच्चे एक परिवार में या फैमिली में शामिल होते हैं। एक एक बात को गौर करिएगा और ध्यान से समझिएगा। परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, मैं इसलिए आपको नोटिस करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। यानी कि जब भी आप एक परिवार की बात करते हैं तो उस परिवार में हमेशा पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, तभी उसको आप परिवार या फैमिली कह सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए परिवार क्या होता है, तो आप बताएंगे कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। जिसमें पति पत्नी और बच्चे होंगे उसे हम परिवार कहते हैं। कुछ और परिवार से रिलेटेड पॉइंट है, उनको हम आगे देखते हैं। चलिए, परिवार के बारे में कुछ और की पॉइंट है, इनको समझ लीजिए कि ऐसे में किसी एक के अभाव में भी वह परिवार न रहकर क्या हो जाता है, एक गृहस्थ का रूप ले लेता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा, यानी कि या तो पत्नी ना हो या फिर बच्चे ना हो या पति ना हो, तो हम उसको एक परिवार नहीं कह सकते, फिर उसे क्या कहेंगे, एक गृहस्थ कहेंगे, ठीक है। गृहस्थ यानी कि सिर्फ उसे घर कह सकते हैं, उसे परिवार नहीं कह सकते, ठीक है। परिवार में क्या क्या पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट, इसको ध्यान से समझना कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, इसको ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट IMP लाइन है। सभी परिवार जो हैं गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन सभी जो गृहस्थ हैं वो परिवार नहीं होते हैं। मोस्ट IMP लाइन है। मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको समझ में आ गया होगा यो, कि यहाँ पे मैंने समझाया कि जो सभी परिवार हैं वो गृहस्थ तो होते हैं, यानी कि वो गृहस्थ जीवन में तो होते हैं, लेकिन अभी सभी गृहस्थ जीवन की बात करें तो वो परिवार नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आगे मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे आपका समय भी बचे और परीक्षा में सीधे आप प्रश्न को बना पाएं, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में पर्यावरण विषय को पढ़ाने की कोशिश करूंगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। जो आपके सिलेबस में है डिक्टो, उसी के अकॉर्डिंग उसके आसपास और ज़्यादा विस्तृत पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सिलेबस से बाहर में कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि आपका बिल्कुल भी समय नष्ट ना हो। अगला है कि परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। देखिए दोस्तों, हम क्यों पढ़ रहे हैं पर्यावरण विषय को, हमें मालूम होना चाहिए। परिवार को इसलिए पढ़ रहे हैं पर्यावरण विषय में कि हमें पता होना चाहिए, जो एक शिक्षक बनने वाला है उसे पता होना चाहिए कि परिवार से ही बालक की प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग की शिक्षा प्रारंभ होती है। इसलिए उसे पर्यावरण विषय में परिवार की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, परिवार से और क्या क्या उसे गुण मिलते हैं, वो यहाँ पे हैं कि प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि जो गुण बच्चे सीखता है प्रारंभ में, वो कहाँ से सीखता है, वो परिवार के द्वारा ही सीखता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा सकता है कि जो बच्चा है बालक है, सर्वप्रथम प्रेम, सहयोग, अनुशासन एंड डिसिप्लिन है ना, आदि जो गुण है वो सर्वप्रथम कहाँ से सीखता है, वो परिवार यानी फैमिली के द्वारा ही वो गुण सीखता है। अब देखिए, जो आगे मैकाइवर एवं पेज महोदय आ गए, तो जब भी इस प्रकार से नाम आ जाए वो कैसे हो जाते हैं, मोस्ट IMP नाम हो जाते हैं, ठीक है। नाम याद रखिए और इनने जो भी बात कही उनकी थोड़ी बहुत भी कहानी याद रखेंगे तो परीक्षा में आप प्रश्न आसानी से बना पाएंगे।
इन्होंने क्या बात कही है परिवार को लेकर, इसको सुनिएगा ध्यान से। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है, कैसा, जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ठीक है, मैकाइवर और पेज ने कहा है कि जो परिवार है पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित कैसा समूह है, ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन यानी कि बच्चों को जो पैदा करता है एवं पालन पोषण यानी कि उनको पालता पोसता है और उनकी उचित व्यवस्था यानी कि उनको शिक्षा की व्यवस्था करता है, उनके रहने की, खाने पीने की, इस प्रकार की जो व्यवस्था करता है वो परिवार है। ये किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज ने। तो इसको याद रखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। अब दोस्तों अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल आपका समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे और हम पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक देख लेना। आप जो रूल बुक है उसमें आप पर्यावरण विषय का सिलेबस देखेंगे, उसमें पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार से सारा सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सब कुछ सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, हमें 30 में से 30 नंबर लाना है। ठीक है, पर्यावरण विषय की बात कर रहे हैं, बाकी 150 नंबर का पेपर होना है, वो मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। परिवार के कार्य देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। मैकाइवर ने जो परिवार के कार्य है इसको दो भागों में बांटा, एक तो आवश्यक कार्य और दूसरा अनावश्यक। चूंकि आपको भी पता है कुछ आवश्यक कार्य होते हैं परिवार में, कुछ अनावश्यक कार्य होते हैं, तो मैकाइवर ने इनको दो भागों में बांट दिया है, पहला आवश्यक कार्य और दूसरा अनावश्यक कार्य। तो आवश्यक कार्य कौन कौन से होते हैं एक परिवार के लिए? जैसे कि आवश्यक कार्य में देखिए घर के सभी दैनिक एवं अन्य कार्य इसमें शामिल है। जैसे कि दैनिक कार्य में आप देखें आवश्यक कार्य क्या होंगे कि घर खर्च चलाना है ना, रोटी रोजी की व्यवस्था करना, बीमार कोई है घर में तो उसका ट्रीटमेंट कराना, इस प्रकार से जो घरेलू जो कार्य हो गए वो आवश्यक कार्य, उनको हर हालत में, हर कंडीशन, एनी हाउ कंडीशन उनको करना ही है। ठीक है, उनको टाल नहीं सकते, तो वो हमारे आवश्यक कार्य हो गए। ठीक है, यानी कंपलसरी वर्क है जिसको करना ही करना होगा, चाहे आप किसी से उधार लें। जैसे घर में कोई बीमार हो गया, आपके पास पैसे हैं अथवा नहीं है, आप किसी से उधार लें लेकिन उसका इलाज कराना जरूरी है। ठीक है, ये सारे कैसे हो गए? आवश्यक कार्य हो गए। आपको भोजन की व्यवस्था घर में कराना होगी, चाहे देखिए घर में पैसे हों अथवा ना हो, बच्चों को भोजन की व्यवस्था हमेशा करानी होती है, तो एक कैसे कार्य होगा? आवश्यक कार्य होगा। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब कुछ अनावश्यक कार्य भी होते हैं जिनको टाला जा सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। देखिए अनावश्यक कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन इनको हम कल पे टाल सकते, इस प्रकार ले सकते। आवश्यक कार्य को हम कल पे नहीं टाल सकते, अनावश्यक कार्य को एक तरीके से कल पे टाल सकते हैं या फिर इनको कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं। अनावश्यक कार्य में जैसे कि मनोरंजन देख लीजिए, चूँकि मनोरंजन महत्वपूर्ण होता है, जब तक कोई भी इंसान उसका मस्तिष्क यदि एक आराम या फिर संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए मनोरंजन भी एक हर परिवार के लिए आवश्यक है। चूँकि यहाँ पे अनावश्यक कार्य में हम देख रहे हैं तो मनोरंजन इसको अनावश्यक कार्य में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको बहुत जरूरी है कि हर दिन हो। शैक्षणिक कार्य यानी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसमें शैक्षणिक कार्य और भी देख सकते हैं। जब घर में इस प्रकार की कंडीशन होती है, आपने देखा होगा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई एक अच्छे स्कूल में नहीं करा पा रहा तो उनको सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है, तो एक अनावश्यक कार्य के रूप में इनको डाल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये अनावश्यक कार्य होते हैं। लैंगिक व प्रजनन क्रियाकलाप यानी कि कुछ स्वैच्छिक, देखिए स्वैच्छिक उनके ऊपर डिपेंड करता है उनको आगे अपना वंश क्रम बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, एक अनावश्यक कार्य है। ठीक है, आवश्यक नहीं यानी कि एक कंपलसरी नहीं है। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आगे समझदार हैं आप, और इसमें कई सारे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली क्लास है, मैं चाहता हूँ आज इस वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करें तो मैं दूसरी वीडियो आपके लिए और अच्छी बनाने की कोशिश करूँ। दूसरा अगला हेडिंग देखिए, परिवार की विशेषता। मैं बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं करूंगा चूंकि परीक्षा आपके नज़दीक है। परिवार की विशेषताएं, अब परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला देखिए वंशानुगत संबंध। परिवार में एक विशेषता होती है वंशानुगत संबंध, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर प्राप्त होते हैं। यानी कि जो वंश में जो संबंध होते हैं, आपने देखा होगा कि दादाजी में कुछ गुण थे तो वो उसके पुत्र में, पुत्र से नाती में, पोते में, इस प्रकार से जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो एक परिवार की विशेषता होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा या आपने अपने इस आसपास सुना होगा कि इस बच्चे की आंख नाक अपने दादा या नाना पे गई है, तो वो कैसा होता है? एक वंशानुगत
विशेषता होती है, ठीक है। दूसरा देखिए सामाजिक संस्था, यानी कि परिवार क्या होती है, परिवार एक इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो परिवार होता है उसकी एक विशेषता होती है कि वो एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है, हमेशा एक समाज में रहता है, उसी में अपने सांस्कृतिक वैवाहिक जो भी कार्यक्रम करता है समाज में रहकर ही संपन्न करता है। अगला देखिए आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति बेहतर करने की हमेशा एक परिवार कोशिश करता है, परिवार का हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने सेल्फ डिपेंड बन जाऊं या फिर परिवार की जितनी मदद हो सके मैं इस प्रकार से आर्थिक मदद जो भी बन सके वो करूं। तो एक विशेषता ये हो गई। अगली विशेषता हो गई वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार की विशेषता में आजकल सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखते होंगे आपके आसपास भी आपके साथ इस प्रकार की कंडीशन बनती होगी। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई वैवाहिक अनिवार्यता, यानी कि आजकल अनिवार्य हो गया कि हर एक व्यक्ति को घर में वैवाहिक जीवन व्यतीत करना है। तो संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है, ठीक है। उसको वंश को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है, वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से जो परिवार की विशेषता है वो होती हैं। एक पॉइंट और है वो हम वीडियो के आगे देखते हैं। परिवार की जो विशेषता उसका अगला पॉइंट देखिए कि सामाजिक सुरक्षा, यानी कि हर परिवार एक अपना क्या सामाजिक सुरक्षा चाहता है। जैसे परिवार में सभी सदस्य समाज के साथ क्या एक सुरक्षित महसूस करते हैं कि हर एक चाहता है कि एक सभ्य समाज में उसका घर हो, वहाँ पर वो निवास करे, ताकि उसके फैमिली की जो सदस्य हैं सभी अपने आप में कैसा सुरक्षित महसूस करे। सभी क्या हो गए, परिवार की विशेषता हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, परिवार की अन्य विशेषताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वैसे ही वीडियो को जैसे ही कंप्लीट हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करना, ताकि मैं चाहता हूं कि निःशुल्क क्लास का फ़ायदा हम जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के साथ इसको शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने तक जोड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर वीडियो आपके लिए मिलेंगे। जैसे ही पर्यावरण कंप्लीट होगा मैं बाल विकास की वीडियो यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगा। गणित और हिंदी विषय को पहले पढ़ा चुका हूँ, गणित पेडागोजी भी पढ़ा चुका हूँ, सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना। चलिए देखिए यहाँ पे परिवार की जो अन्य विशेषता हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अभी हमने परिवार की विशेषताएं देख ली। अब चूंकि परिवार की कुछ और अन्य विशेषताएं भी होती हैं, अभी हमने विशेषताएं देखी वो मुख्य विशेषताएं कह सकते हैं, कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं। अन्य विशेषताओं में जैसे कि बच्चों का लालन पालन करना है ना, बच्चों का जैसे कि पालन पोषण करना, बच्चों को समय पर खाना खिलाना, दवाई देना, यानी कि जब बीमार हो जाए उनको डॉक्टर के पास ले जाना, उनको स्कूल भेजना है ना, इस प्रकार से बच्चों को लालन पालन करना, हमेशा अच्छे संस्कार देना। एक निवास स्थान, परिवार की एक अन्य व्यवस्था होती है कि एक अच्छा घर बना, हर एक का सपना होता है। आपका भी एक सपना होगा कि जल्द से जल्द हम जॉब लें और एक अपना एक अच्छा घर बना। हो सकता है आप एक बंगले का सोचते हो, तो आपका भगवान करे जल्द से जल्द आपका एक बंगला बने और एक गवर्नमेंट शिक्षक बने, ठीक है। अपनत्व की भावना, देखिए परिवार की एक अन्य विशेषता होती है कि परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें सभी में एक अपनत्व की जो अपनापन है उसकी एक भावना होती है। जब किसी को एक बीमार पड़ता है तो जो घर में अन्य मेंबर होते हैं वो सारे उस समय उसकी मदद के लिए तत्पर होते हैं, ठीक है। तो एक अपनत्व की भावना होती है, इसको आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन। देखिए परिवार में क्या होता है कि जब परिवार में सारे लोग जुड़े होते हैं तो सामाजिक नियंत्रण सबसे एक प्रभावी साधन माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके परिवार में 5 सदस्य 6 सदस्य हैं, एक सदस्य यदि घर के जो सीमा है या घर के जो भी कहें कि नियम है या उसके खिलाफ जाकर अन्य गलत कार्य में गलत तत्वों के साथ बैठने उठने लगे तो घर के जो अन्य लोग हैं उसका विरोध करने लगते हैं, तो वो एक तरीके से सामाजिक उस पर नियंत्रण परिवार का दबाव होता है, तो वो उस गलत कार्य को करने से बाहर आ जाता है या वो गलत कार्य नहीं करता। जैसे कि आपने देखा हो अधिकतर घरों में क्या होता है कि नशे को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है कि एक कोई सदस्य होता है जो नशे का आदी होता है, लेकिन घर के और सदस्य उसका काफ़ी विरोध करते हैं, तो वो भी परेशान होता है। या फिर जब भी वो नशा करता है तो कम से कम वो घर के सदस्यों के सामने तो नहीं करता होगा, ठीक है। ये बात कहाँ तक सही है मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए सीमित आकार। परिवार जो होता है उसका एक सीमित आकार होता है। किसी किसी सदस्य में 4 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। चूँकि पुराने समय में फैमिलियाँ बड़ी होती थी, परिवार बड़े होते थे। चूँकि आजकल छोटा परिवार सुखी परिवार इस प्रकार से एक चलन भी बढ़ गया है, तो छोटा परिवार और होता है आजकल सीमित आकार का होता है।
रक्त संबंधों का बंधन होता है, जैसे कि आजकल जो खून के संबंध होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है, जो भाई है बहन है इस प्रकार से रक्त के संबंध होते हैं, ठीक है। भावनात्मक लगाव यानी कि जो इमोशनल जो फीलिंग है, इमोशनल लगाव है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एक दूसरे के प्रति। जैसे कि आपने देखा हो शादी ब्याह में चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि किसी के भाई की या बहन की शादी है तो चाहे वो लंदन में भी होगा तो वो कोशिश क्या, नौकरी छुट्टी भी नहीं मिल रही होगी तो वो अपने रिस्क पे जरूर उस विवाह में शामिल होगा क्योंकि उसके भाई या बहन की शादी है। तो इस प्रकार से इमोशनल अटैचमेंट होता है फैमिली में, ठीक है। इस प्रकार से हमने अन्य विशेषता देख ली, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की, ठीक है। वीडियो के अंत में हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, चूंकि हमने जो भी पढ़ा है उसको हम परीक्षा में बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो आप सबने ही कहा था कि सर वीडियो के अंदर अभ्यास प्रश्न जरूर करना, चूंकि अभी हम कुछ और हेडिंग हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगली जो है, देखिए मजूमदार एवं मदान, जब भी नाम आ जाए इसको मोस्ट आईएमपी कह लीजिए, ठीक है। मजूमदार एवं मदान, नाम याद रखिए, मजूमदार एवं मदान। इन्होंने क्या कहा है, परिवार की 4 विशेषताएं बताई हैं। किसने? मजूमदार एवं मदान ने। इनके दोनों के नाम याद रखेंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। इनने परिवार की 4 विशेषताएं क्या क्या बताई हैं? पहली बताइए संस्थागत यौनाचार, ठीक है। दूसरी बताइए नामकरण द्वारा वंश निर्धारण। तीसरा आर्थिक इकाई। चौथा संयुक्त निवास। समझ में आ गया होगा। यानी कि जो मजूमदार एवं मदान, इनने परिवार की 4 विशेषताएं। पहली संस्थागत यौनाचार, यानी कि एक संस्था के रूप में परिवार होता है, इसमें यौनाचार के द्वारा परिवार को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, यौन संबंधों के द्वारा। नामकरण द्वारा वंश निर्धारण होता है, यानी कि वंश का जो निर्धारण होता है वो किसका? नाम के द्वारा ही वंश का निर्धारण होता है, ठीक है। परिवार की जो एक विशेषता होती है आर्थिक इकाई होती है, उसकी जो है वित्तीय उस संपत्ति के आधार पर ही परिवार को महत्व मिलता है। एक संयुक्त निवास, कुछ परिवार होते हैं जो संयुक्त निवास करते हैं जिसमें 2 या 3 पीढ़ियां आपस में मिलकर रहती हैं, एक ही रसोई घर होती है, एक ही साथ मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार मजूमदार एवं मदान ने परिवार की 4 विशेषता बताई हैं, वो चारों नाम अच्छे से याद रखना। अब चलिए आगे देखते हैं परिवार का वर्गीकरण। हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे? परिवार का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, परिवार का वर्गीकरण नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। इसमें हम परिवार के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। चूंकि परिवार का वर्गीकरण कई आधार पर होता है तो हम सभी आधार के जो है उनके आधार पर जानने की कोशिश करेंगे परिवार किस तरीके के होते हैं। पहला देखिए संख्या के आधार पर परिवार। चूंकि पहली हेडिंग है हमारी संख्या के आधार पर परिवार, तो इसके अंदर देखिए एक संख्या के आधार पर परिवार में केंद्रीय परिवार या नाविक परिवार, ठीक है। इसका पहला प्रकार मिलता है हमें, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि केंद्रीय परिवार या नाविक परिवार क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहेंगे इंग्लिश में? न्यूक्लियर फैमिली। हिंदी में कहेंगे केंद्रीय परिवार या नाविक परिवार, ठीक है। अगले उससे मैं कोशिश करूंगा इस पेन को रेड करने की, ताकि आपको अंडरलाइन या कुछ भी करूं लिख कर तो और अच्छे से क्लियर समझ आए। देखिए पहला है केंद्रीय परिवार या नाविक परिवार, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ से प्रश्न कैसा पूछेगा कि केंद्रीय परिवार किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना। केंद्रीय परिवार में क्या होता है? जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय परिवार में किस किस को शामिल करते हैं? इसमें एक पुरुष होगा, एक स्त्री होगी और उनके आश्रित बच्चे, यानी कि जो अविवाहित बच्चे होंगे जिनका विवाह नहीं हुआ होगा, यानी कि जो अपने माता पिता पर आश्रित होंगे। कुल मिलाकर माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे केंद्रीय परिवार में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप बना पाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगला जो है कौन सा? संयुक्त परिवार। संयुक्त, इसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। इसमें क्या होता है? 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में रहते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास भी संयुक्त परिवार होंगे। इसमें 3 या 2 से अधिक, इस प्रकार से क्या होता है, जो पीढ़ियां हैं उनके सदस्य एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? सामूहिक संपत्ति होती है उनकी एक ही साथ, यानी घर का बंटवारा, जमीन का कुछ भी नहीं हुआ होता है। धंधे करते हैं तो व्यापार भी, जो दुकान है वो भी सब शामिल होती हैं। पूजा पाठ भी एक ही स्थान पर होता है, जो भोजन है वो भी एक ही जगह बनता है, एक ही साथ सब लोग मिलकर खाते हैं। यानी कि इसमें आप सदस्य की बात करें, जैसे कि चाचा हो गए, पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, इस प्रकार से चाची हो गई, जो भी एक कंप्लीट सदस्य फैमिली होती है
वो सब मिलकर रहते हैं, उसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला देखिए विस्तृत परिवार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, नाम से क्लियर, विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा परिवार। इसमें क्या होता है, सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें सही से ज्ञान नहीं हो पाता है कि कौन सदस्य किसका क्या लगता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा सदस्य शामिल होते हैं, इसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती है। नाम से क्लियर, विस्तृत यानी कि बहुत ज़्यादा, एक्सटेंडेड फैमिली। सभी रक्त संबंधी जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार होता है, जिसको आप एक दूसरे पे देखेंगे रिलेशन तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार से ना, उसको हम विस्तृत परिवार कहते हैं। समझ गए। चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं हम। अगली हेडिंग है निवास के आधार पर, यानी कि जो स्थान है जहाँ पर रहते हैं उनके आधार पर जो फैमिली है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। आपके लिए जो एक 30-40 मिनट की वीडियो, इसमें पूरा दिन लग जाता, 8 से 10 घंटे की कठोर मेहनत लगती है, तब जाकर एक वीडियो आपके लिए यहाँ पर आ पाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निवास के आधार पर जो है उनके कई सारे प्रकार हैं परिवार के, तो वो एक एक कर यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है पितृस्थानीय परिवार। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि पितृस्थानीय परिवार किसे कहते हैं। अभी हम प्रश्न देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। प्रश्न फिर मैं आपसे ही करवाऊंगा। ठीक है, पितृस्थानीय परिवार, इसमें किसे शामिल करेंगे हम। विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं जो पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ जो लड़की की बात कर रहे हैं उनका विवाह हो गया होगा, तो विवाह के बाद जो पत्नी है वो अपने पति, है ना, जो लड़कियां या जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने विवाह के बाद अपने पति एवं जो पति के माता पिता हैं, पति यानी हस्बैंड के माता पिता के साथ रहने लगी हों, तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। समझ में आ गया। विवाह के पश्चात जो पत्नी होती है वो अपने पति, और जो पति है, पति यानी हस्बैंड अपने माता पिता के साथ रहने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं, जो सामान्यतः हमारी समाज में होता है, हमारे आसपास होता है, उसे ही हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, मातृस्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, विवाह के उपरांत जो पति है पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, जिसको हम कहते हैं घर जमाई। एक शब्द में कहें घर जमाई, उसी को मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इसमें क्या होता है, विवाह के उपरांत जो पति हस्बैंड है वो पत्नी के जो माता पिता हैं उनके साथ रहने लगता है। अगला देखिए, एक ही बार में समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूँ। आपको कुछ भी डाउट होता है नीचे कमेंट से पूछ लेना, मैं यहीं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वीडियो के नीचे ही पूछ लेना। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, नव स्थानीय परिवार। नव स्थानीय परिवार, इसमें क्या होता है, पति पत्नी विवाह के बाद न पति के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते। नव स्थानीय परिवार में क्या होता है, पति पत्नी का विवाह संपन्न ऐसे ही हुआ, ना तो पति पक्ष के साथ और ना ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, यानी कि वो अपना एक अलग ही घर बना लेते हैं, नया घर, नव यानी कि नया घर बना लेते हैं, उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो कुछ लिखा है एक एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया अभी तक और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है हमारा मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार, इसमें क्या होता है, जब नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते, बल्कि किसी के भी साथ रहने को सहमत होते हैं। देखिए, मातृ पितृ नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या होता है, जो नवविवाहित जोड़ा होता है उसमें इस प्रकार किसी प्रकार की बाधा नहीं होती कि वो पति के जो पक्ष के लोग हैं उनके साथ रहेंगे या पत्नी पक्ष के साथ जो लोग हैं उनके साथ रहेंगे। वो स्वतंत्र होते हैं, चाहे जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकते हैं, उसे मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। चूंकि हमारे भारत में कई तरीके परिवार होते हैं, आगे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे, तो ये सारे चलन हमारे भारत में भी हैं। ठीक है, कुछ हमारे भारत के बाहर भी हैं, कुछ हमारे भारत की जनजातियों में भी इस प्रकार के विवाह चलन में है। ठीक है, इसलिए हम विषय में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मामा स्थानीय परिवार, मामा शिवराज सिंह मामा को शामिल मत कर लेना यहाँ पर। ठीक है, मामा स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार यानी कि जो नव विवाहित दंपति पति
पति की माँ के भाई। देखिए जो नव विवाहित दंपतियों का पति यानी हस्बैंड की माँ यानी कि सासू माँ के भाई कौन लगेंगे, मम्मी एंड ससुर लगेंगे, यानी कि जो हस्बैंड होंगे उसके मामा, माँ के भाई मामा, इसको अर्थात करके लिख दिया, मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है। कुछ हमारे यहाँ पे जनजाति हैं, कुछ वहाँ पर ऐसा होता है कि जो विवाह के बाद नव दंपति कहाँ पर जो पति है हस्बैंड है उसके मामा के घर में जाकर रहने लगते हैं। यह परिवार उसे क्या कहते हैं, मामा स्थानीय परिवार। इस प्रकार की परिवार की व्यवस्था पूछी जाए तो कहाँ पर है, ट्रूबियांडा द्वीप समूह में प्रचलित है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रूबियांडा द्वीप समूह में इस प्रकार के जो विवाह है या परिवार है वहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, मामा स्थानीय परिवार, शिवराज सिंह मामा घर जाके मत रहने लगना। ठीक है, चलिए देखिए अगला है, अगला द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार क्या होता है, विवाह के बाद इसमें क्या होता है, पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। देखिए कुछ जनजातियों में इस प्रकार से होता है कि द्विस्थानीय परिवार इसको नाम दिया गया। विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जहाँ पर जन्म हुआ है वहीं पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पति रात्रि में अपनी पत्नी के घर जाता है और दिन में वह अपने जन्म के जो परिवार है वहीं पर लौट आता है। इसको द्विस्थानीय परिवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी परिवार बताए गए हैं सारे परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक एक कर अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है परिवार का वर्गीकरण, यानी कि अधिकार के आधार पर परिवार को यहाँ पर दो भागों में बांटा, एक पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो रही, लंबी सिर्फ आप ही के अनुसार हो रही, क्योंकि परीक्षा आपके निकट है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम वीडियो में कवर कर पाएँ। तो अधिकार के आधार पर दो प्रकार के परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। तो यहाँ पे ध्यान से समझना और देखना कि पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, बस यहाँ पे इतना समझना। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं ऐसे परिवार में क्या होता है, परिवार की सत्ता या जो अधिकार है वो पिता व पुरुषों के हाथ में होती है। पितृसत्तात्मक परिवार, इससे ही नाम क्लियर है कि ऐसे परिवार में क्या होता है, जो सत्ता होती है या जो अधिकार होते हैं इसमें पिता व पुरुषों के हाथ में होती है। यानी जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी कार्य होते हैं वो पिता या जो निर्देश दिए जाते हैं पिता या पुरुषों की तरफ से दिए जाते हैं। आपके घर में किसकी तरफ से दिए जाते हैं नीचे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, यानी आपके घर का भी आइडिया लग जाएगा, पितृसत्तात्मक परिवार है या आपका मातृसत्तात्मक परिवार है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गई मजाक की बात, अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार समझ गए कि ऐसा परिवार जिसमें सत्ता या जो अधिकार हैं पिता व पुरुषों के हाथों में होती है। तो ऐसे परिवार का जो नियंत्रण है वो पुरुषों के ही हाथ में होता है, उसे पितृसत्तात्मक परिवार के नाम से हम जानते हैं। अगला है मातृसत्तात्मक परिवार, इसको ऑटोमेटिक समझ गए होंगे। इस परिवार में जो सत्ता या अधिकार है वो माता या स्त्री के हाथों में होती है, यानी कि इस परिवार को जो हैंडल या इसको नियंत्रण किसके पास होती है, नियंत्रण शक्ति वो स्त्री के पास होती है। ठीक है, इसको मातृसत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो में बिल्कुल एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत काम के हैं, तो वीडियो को कहीं भी बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से देखना। हो सकता है आपको वीडियो लंबी जरूर बन रही है, लेकिन यदि आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो 100% नहीं, 110 नहीं, 200% वीडियो काम की होने वाली है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ें या फिर किस प्रकार से पढ़ें, बस आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए उत्तराधिकार के आधार पर, चूंकि हम किसका वर्गीकरण देख रहे हैं, हम परिवार का वर्गीकरण देख रहे हैं। अब अगला देखते हैं उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को भी दो भागों में बांटा, एक पितृमार्गी परिवार, एक मातृमार्गी परिवार। चूंकि छोटे छोटे हैं इसको बहुत जल्दी समझ आएगा, और अब वीडियो हमारी अंत में इसके हम अभ्यास प्रश्न भी इसी में लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए पितृमार्गी जो परिवार है उसको कैसे पहचानेंगे, इसमें उत्तराधिकार के जो नियम है पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। अभी हमने जो देखा उसी जैसा है लगभग। पितृमार्गी परिवार में जो उत्तराधिकार के जो नियम है वो पितृपक्ष के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। मातृमार्गी परिवार में मातृपक्ष के उसके आधार पर निर्धारित होंगे। ठीक है, बस ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको रिवीजन जरूर करना। मैं इसकी जो नोट्स है इसको आपके लिए PDF के माध्यम से निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसका चाहें तो प्रिंट निकाल कर, मैं चाहूँगा कि प्रिंट ही निकाल लेना। थोड़ा सा आप अपनी आंखों की भी देखभाल जरूर करना,
प्रिंट निकाल कर एक बार रिवीजन जरूर करना और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अभ्यास करना, तभी परीक्षा में आप पर्यावरण विषय में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग है उसकी ओर बढ़ते हैं। मोस्ट आईएमपी हेडिंग है, ठीक है। देखिए लास्ट हेडिंग है, फिर इसके बाद हम सीधे अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए अंतिम हेडिंग हमारी क्या है, आज की वीडियो की हेडिंग है। चूंकि हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है तो सब कुछ कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आप देख सकते हैं वीडियो कितनी बड़ी हो गई है। चूंकि मैं एक एक पॉइंट आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिलेबस आप उठाकर अपने सामने रख लेंगे तो सिलेबस में जो कुछ है बिल्कुल एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। वंश नाम के आधार पर जो परिवार मिलते हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं, वंश के आधार पर, ठीक है, वो देखते हैं। मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए जो पितृवंशी परिवार है, पितृवंशी परिवार, इसको कैसे पहचानेंगे। पितृवंशी परिवार में जो वंश परंपरा है पिता के नाम से ही चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा आपका जो गोत्र है, जो सरनेम आप जो लिखते होंगे, एक तो आप जो नाम के आगे आप जाति लिखते होंगे, जाति अलग, गोत्र की बात करें उसको हम वंश के नाम से जानते हैं। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है आपके जो वंश है वो पिता के नाम से चलती है। अधिकतर जो हिंदू समाज उसमें जो वंश है वो पितृवंशीय होता है, यानी पिता के वंश के अनुसार चलता है। माता का वंश अलग हो सकता है लेकिन पिता के वंश के आधार पर ही उसे जाना जाता है, ठीक है। शादी विवाह में जो गोत्र या वंश पूछा जाता है वो पिता का ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए मातृवंशी परिवार। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है, ठीक है। देखिए अधिकतर हिंदुओं में तो पितृवंशी परिवार चलता है लेकिन कुछ जनजाति ऐसी होती है जिनमें मातृवंशी परिवार भी चलता है, यानी कि जिनमें वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है, यानी कि माँ से जो वंश है उनको माँ से किसको प्राप्त होगा, माँ से उनकी पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, मातृवंशी अलग होगा, ठीक है। अगला देखिए उभयवाही परिवार। मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको एक बार में समझ ना आए, और महत्वपूर्ण है कि थ्योरी सुनने के बाद समझने के बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को लगाएं, जो हम इस वीडियो के अंत में लगाने वाले हैं। उभयवाही परिवार क्या होता है, इसमें वंश परंपरा जो होती है जो वंशानुगत संबंध पर ना होकर निकट के जो संबंधी हैं उनमें समान रूप पर आधारित होती है, ठीक है। यानी कि इसमें वंशानुगत रूप से इसमें डिपेंड नहीं करती, जो निकट के जो संबंधी उस पर समान रूप से निर्धारित करती। कभी कभी आपने देखा होगा कोई राजा महाराजा जो अधिक बलवान या फेमस हो गया, उसकी वंश परंपरा उसी के नाम पर चलती हुई आई है, ठीक है। यानी कि उसकी फिर पिछली जो वंश नहीं देखा गया, जो राजा महान हो गया फिर उसका वंश वहाँ से चला गया, या इसी प्रकार कुछ जातियों में भी होता है। अगला देखिए द्विनामी परिवार। द्विनामी परिवार में क्या होता है कि ऐसे परिवार में एक व्यक्ति जो होता है एक साथ अपने दादा और नानी से संबंध रखता है। कुछ कुछ नाम आपने इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पे कुछ राजा ऐसे होते होंगे जिनके नाम बहुत लंबे मिलते होंगे। आप सोचते होंगे इतने लंबे नाम कैसे मिलते हैं, तो इतने उनके अधिक लंबे नाम इसलिए मिलते हैं कि वो अपने नाम के आगे एक तो दादाजी और दूसरा जो नानी, यानी कि एक तो पिता की साइड और एक माता की साइड, दोनों के जो वंश है उनको नाम का उपयोग करते हैं, इसलिए उनके नाम इतने ज़्यादा लंबे होते हैं। तो द्विनामी परिवार में जो व्यक्ति अपने दादा और नानी दोनों से संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के, थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को वीडियो में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी जरूर हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की वीडियो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विवाह के आधार पर हम परिवार देखते हैं। यहाँ पर देखिए विवाह के आधार पर जैसे एक विवाही परिवार कौन सा होता है, परीक्षा में पूछा जाए कि एक विवाही परिवार कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि एक विवाही परिवार में एक पुरुष व एक स्त्री व इनके अविवाहित बच्चे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन से माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो उन पर आश्रित होते हैं वो एक विवाही परिवार इसको हम कहते हैं। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बहु विवाही परिवार, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछते भी आए हैं, है ना। कोई सी भी परीक्षा हो गई टीचिंग की, जो भी सी टेट यूपी टेट है ना, राइज जो एच टेट हो गया, सीजी टेट हो गई, जितनी भी परीक्षा हो गई, ऑल टीटी एग्ज़ाम हो गए, सभी में परीक्षा में सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछते हैं कि बहुविवाही परिवार, ठीक है। समझना है यहाँ से ध्यान से कि ऐसे परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि ऐसे परिवार में, बहुविवाही परिवार में क्या होता है कि एक साथ इसमें
एक से अधिक जीवन जो साथी है वो शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसे परिवार के अनेक रूप पाए जाते हैं जो हम यहाँ पे ABCD के फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं, अब समझना ध्यान से। तो जैसे कि बहुविवाही परिवार में पहला देखना बहुपत्निक परिवार। पहला क्या है? बहुपत्निक परिवार। नाम से ही समझ गए होंगे, लेकिन अंदर समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बहुपत्निक परिवार में किस किस को हम शामिल करेंगे। इसमें देखना कि एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सम्मिलित होते हैं। जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेता है उसे हम बहुपत्निक परिवार कहते हैं। ठीक है, एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होंगी उसे हम बहुपत्निक परिवार में शामिल करते हैं। ऐसा भारत में कहाँ परिवार पाए जाते हैं? ऐसे परिवार नागा, बैगा, गोंड जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं कि एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। ठीक है, ऐसा पूछा जाए कौन कौन सी जातियों में, तो नागा, बैगा, गोंड जनजातियों में इस प्रकार से चलन है। ठीक है, अगला देखिए बहुपति विवाही परिवार। अभी बहुपत्निक देख लिए, अब बहुपति विवाही परिवार में देखिए कि जो एक स्त्री है एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसा चलन भी है कि जो एक स्त्री है एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसे परिवार हमें कहाँ मिलते हैं? जौनसार, बाबर की खसमें, नीलगिरी की जो टोंडा है एवं मालाबार की नायर जनजातियाँ और तिब्बत में इस प्रकार के जो परिवार मिलते हैं, वहाँ पर एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए समूह विवाही परिवार। इसमें क्या होता है? जब कई भाई या फिर कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हैं, यानी कई सारे पुरुष और कई सारी स्त्रियां आपस में क्या समूह के रूप में विवाह करते हैं। और इसमें एक कंडीशन क्या होती है, इसमें ध्यान से समझना है कि सभी पुरुष सभी स्त्रियों के समान रूप से पति होते हैं। ठीक है, तो इसको समूह विवाही परिवार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो फर्स्ट अध्याय है उसके काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं उसको कवर करने की कोशिश की। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और अध्याय हम जो टॉपिक है उसको कंप्लीट इस वीडियो में करने की कोशिश की तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप भी हो सकता है बोर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो में जितना भी पढ़ें, चाहे वो 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, आधे घंटे, 1 घंटे की, उसको 100% सीख पाएँ। यदि आपने 4 घंटे की क्लास भी ले ली और सीखा कुछ भी नहीं तो आपका समय बिल्कुल निरर्थक चला जाएगा और परीक्षा में आपको बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब चलिए बाकी जो इसके टॉपिक रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। कुछ टॉपिक जो छोटे हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश भी करेंगे। अब चूंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा, ठीक है, जो भी थ्योरी पढ़ी, इनसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पे देखते हैं। मैं डायरेक्ट बुक के माध्यम से ही आपको बताता हूँ ताकि आपको एक विश्वास भी हो कि परीक्षा में सीधे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आप इनको बना पाते हैं या नहीं बना पाते। ध्यान से वीडियो को समझा होगा, देखा होगा तो आप प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अभ्यास प्रश्न इस अध्याय के, यदि आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप सारे प्रश्न बहुत अच्छे से बना पाएंगे। देखिए जो परिवार है इसको लेकर कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है परिवार क्या है? एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़। अब मन में इसका उत्तर सोच लीजिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में, ए ऑप्शन कह रहा है पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, बी ऑप्शन कह रहा है माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, सी ऑप्शन कह रहा है माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, और डी उपरोक्त सभी। हमने देखा था कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? परिवार द्वारा, मित्रों द्वारा, शिक्षा द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा। तो हमने पढ़ा है इसी वीडियो में कि सामाजिकरण बालकों का परिवार द्वारा सर्वप्रथम होता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न है, यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? जो सामाजिक जीवन है इसकी प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? परिवार, गांव, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? परिवार, ए वाला। ठीक है, हम सब कुछ वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पांचवा प्रश्न है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था जो मैकाइवर महोदय, इन्होंने आवश्यक और अनावश्यक रूप से परिवार के कार्यों का वर्गीकरण किया है। तो मैकाइवर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम चारों ऑप्शन बिना पढ़े भी डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं यदि हमको बहुत अच्छे से
पढ़ा है, बहुत अच्छे से पता है तो, ठीक है। अगला देखिए छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि सही कौन मिला है। ए है प्रमुख कार्य, साइड और संबंध। जैविक कार्य प्रजाति की निरंतरता, ठीक है, जैविक जो कार्य है वो प्रजाति की निरंतरता यानी कि सही लग रहा है। धार्मिक कार्य नागरिक का पाठ सीखना। मनोरंजनात्मक कार्य श्रम विभाजन। आर्थिक कार्य धार्मिक अनुष्ठान करना। तो 3 तो में गलत लग रहा है, ए वाला ऑप्शन राइट लग रहा है, सही सुमेलित। जैविक कार्य प्रजाति की निरंतरता। अगला देखिए परिवार के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। हमने देखा था वीडियो में परिवार के मुख्य और अन्य कार्य क्या क्या हैं। परिवार के मुख्य कार्य, मुख्य शारीरिक कार्य क्या है, ठीक है, पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा और ये सभी। तो कौन सा उत्तर होगा आपके अनुसार। देखिए परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य तो पालन पोषण भी होता है, भोजन भी और शारीरिक सुरक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। अगला देखिए परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद और सभी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा। परिवार की सामान्य विशेषता यानी विवाह भी एक कंपलसरी है, घर भी कंपलसरी है, वंशवाद भी कंपलसरी है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब खुद से आप अनुमान लगा लीजिए हमने जो कुछ पढ़ा है आप उसके प्रश्न बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि जो परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। कथन किस विद्वान का है। देखिए मैंने ऐसे कहा था कि जब भी ऐसे कथन आए उनको अच्छे से याद रखिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये कथन किसके द्वारा कहा है। फॉक क्या लिखा है ये, फॉल्कनर, रॉबिन्सन, एस पांडे, मैकाइवर एवं पेज। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है, मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कही गई है, हमने वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चूँकि आज हमने जितने टॉपिकों को यहाँ पे कवर किया है उतने ही यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी प्रश्न हम अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम टॉपिक पढ़ लेंगे, तो उसके बाद अगले प्रश्न आगे सॉल्व करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। तो देखिए आलस्य का अभाव संयुक्त परिवार का गुण नहीं होगा, ए वाला यहाँ पे उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। महंगाई, जनसंख्या, कला की संभावना में कमी और सभी। तो एकल परिवार यानी कि परिवार आजकल अलग क्यों हो रहा है। एक तो महंगाई भी बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और आजकल कला यानी कि लड़ाई झगड़े की संभावना में भी अलग होने से कमी आती है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अगला इसका प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। कथन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अगला है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। डी ऑप्शन कह रहा है सत्य, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो चारों ऑप्शन देख लिए, प्रश्न आपने सुन लिया तो उत्तर आपके मन में आ गया होगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन सी सत्य, क्योंकि यह किसी एक आदर्श परिवार का आकार होता है। ठीक है, अगला देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय परिवार का स्वरूप है, जो भारत यानी इंडियन परिवार है उनका स्वरूप किस प्रकार से। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृस्थानीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा भारतीय परिवार है वो किस प्रकार का होता है आप बता सकते हैं। इन ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। तो भारतीय परिवार में आपने देखा होगा कि पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी कि पिता ही पूरे परिवार का एक मुखिया होते हैं और वो ही नियंत्रण रखते हैं। अगला प्रश्न है परिवार के महत्व की उपयोगिता पाई जाती है बाल विकास में, मानसिक विकास में, आचरण के विकास में और ये सभी। तो कौन सा इसमें से राइट उत्तर होगा 14वें का प्रश्न का। तो ये सभी। 15वां देखिए हमें सही सुमेलित करना है। वंशवाद दी एक साइड, परंपरा।
पितृवंशीय परिवार। ठीक है, पितृवंशीय परिवार हम किस साइड से आते हैं? देखिए पितृवंशीय परिवार इस साइड लिखा है पिता, माँ, दादा और नानी निकट संबंधियों पर आधारित। तो पितृवंशीय परिवार पिता पर होगा, मातृवंशीय परिवार माँ पर। द्विनामी परिवार, द्विनामी परिवार देखिए जिसमें द्विनामी में क्या होगा? द्विनामी में दादा और नानी दोनों पर उभयवाही परिवार निकट संबंधियों पर आधारित है, यानी कि इसमें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसके सभी सुमेलित हैं। और आप अपने मन में इसका उत्तर बताइए इनमें से, और चूंकि कोट यहाँ पे नीचे हैं चारों ऑप्शन के एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा हमारा, इसके बताइएगा। ठीक है, देखिए देखिए ए ऑप्शन है, जैसे ए का 4 पितृवंशीय परिवार, ए का 4 निकट संबंध नहीं होगा तो गलत हो गया। बी वाले पे जाते हैं ए का 3 पितृवंशीय परिवार दादा नहीं होगा। सी पे जाते हैं पितृवंशीय परिवार नहीं होगा, माँ कह रहा है, तो ऑप्शन डी बचता है, यानी कि सही सुमेलित पहले से ही है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की इस वीडियो का, बाकी हम जो अगले टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे और बाकी प्रश्न हम उस वीडियो में शामिल करें। अगले वीडियो में हमारा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार और सभी। तो 16वें का आप उत्तर दीजिए क्या होगा। तो चलिए मैं इसका उत्तर आप सभी पर छोड़ता हूँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में। 16वें प्रश्न का उत्तर सभी मुझे नीचे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में जो भी कुछ पसंद आया हो नीचे कमेंट्स करके बता देना। यदि आप चाहते हैं मैं इसी प्रकार की वीडियो पर्यावरण विषय की आपके लिए लेकर आऊँ डेली, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अन्य विषय की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैं जैसे अभ्यास प्रश्न यहाँ भी सॉल्व करा रहा हूँ और इन सब की PDF नोट्स के साथ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम की आपके लिए कंटेंट मिल गया है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जब भी आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप गलत नहीं करेंगे। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।